नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, संक्रांति का पर्व है आज। जनता टीवी की तरफ से आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। जिस तरीके से सूर्य उत्तरायण हुए हैं और तमाम त्योहारों का आज से आगाज हुआ है, उसी तरीके से आपके जीवन में भी उत्साह बना रहे। लेकिन आज यूपी की जमीन पर सूर्य के उत्तरायण होने के साथ संक्रांति के साथ चुनावी क्रांति भी हुई है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से आने पहले भारतीय जनता पार्टी के कई नेता समाजवादी पार्टी की साइकिल पर सवार हो गए। यूपी में लगी आचार संहिता के बीच वर्चुअल रैली के माध्यम से ये तमाम नेता आज सपा में शामिल हुए। इस रैली में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मौजूद रहे। तमाम नेताओं के पार्टी में शामिल होने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव का पगड़ी पहनाकर सम्मान किया है। इस दौरान सपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए धर्म सिंह सैनी ने कहा, अगर कोविड प्रतिबंध ना होता तो 10 लाख से ज्यादा लोगों की रैली करके अखिलेश यादव का स्वागत करते हम। उन्होंने अखिलेश को साल 2022 में यूपी का मुख्यमंत्री और साल 2024 में देश का प्रधानमंत्री बनाने की बात कही है। तो वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि आज का दिन भारतीय जनता पार्टी के अंत का इतिहास लिखने जा रहा है। मौर्य ने कहा, आज बीजेपी के बड़े नेता जो कुंभकर्णी नींद सो रहे थे, जिनको कभी नेताओं, विधायकों और सांसदों से बात करने का वक्त नहीं मिलता था, आज उनकी नींद फाख्ता हो गई है। उनको नींद ही नहीं आ रही है। जिनको कभी विधायकों, सांसदों और मंत्रियों से बात करने का वक्त नहीं मिलता था, हम लोगों के इस्तीफा देने के बाद उनकी नींद हराम हो गई है, नींद ही नहीं आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस देश के गरीबों, मजलूमों, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के आंख में धूल झोंककर सत्ता हथियाई थी। कौन नहीं जानता, ये भारतीय जनता पार्टी केशव प्रसाद मौर्य और स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम उछालकर पिछड़ों के बलबूते पर सरकार बनाई थी। आज सरकार बनावाएं दलित और पिछड़े और मलाई खामे वो लोग अगड़े 5% लोग। मैं कहना चाहता हूं, आप कहते हो नारा दे रहे हैं 80 और 20 का, और मैं ये कहता हूं 80-20 नहीं, अब तो होगा 15 और 85 का। 85 तो हमारा है, 15 में भी बंटवारा है। 19,000 आरक्षित पदों पर सामान्य वर्ग को नियुक्ति पत्र दे दिया। योगी जी, क्या अनुसूचित जाति के लोग हिंदू नहीं है क्या? क्या अनुसूचित जनजाति के लोग हिंदू नहीं है क्या? क्या 54% वाला पिछड़ा वर्ग हिंदू नहीं है क्या? और अगर 23% वाले अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हिंदू हैं, 54% वाले पिछड़े वर्ग के लोग हिंदू हैं, तो इन 54% और 23% के आरक्षण को आप क्यों निकल गए? क्यों दूसरों को इनका हिस्सा दे दिया? तो वहीं इस दौरान अखिलेश यादव ने मंच को संबोधित करते हुए बीजेपी पर हमला बोला और इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। वो जानते होंगे कि लगातार विकेट गिरते दर पर हमारे बाबा मुख्यमंत्री क्रिकेट खेलना नहीं जानते हैं। अगर वो क्रिकेट भी जानते होते अब तो उनसे कैच छूट गया। बड़ी संख्या में अपने साथ लोगों को लेकर के आए हैं।
ये जो लोग गिनती गिन रहे थे, कभी 80, कभी 20, और कहते थे 3/4 सीटें जीत करके आ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने कहा था कि मुख्यमंत्री जी, कोई रटने वाला अध्यापक लगा लो जो आपको रटाए, क्योंकि 4.5 साल में आपने बिजली का कारखाने का नाम नहीं रट पाए। अब मुझे लगता है करने के साथ साथ उन्हें गणित का भी अध्यापक रहना पड़ेगा। कई बार लोग कहते हैं ये फाइनल है। मैं आपसे कहना चाहता हूं ये फाइनल चुनाव नहीं है, ये सेमीफाइनल चुनाव नहीं है, यही फाइनल चुनाव है, यही फाइनल चुनाव है। हमने आपने देखा है कि अगर बच्चा कमजोर हो में तो पूरे घर परिवार के लोग लग जाते हैं पढ़ाने और रटाने में, और कभी कभी उसका सहयोग करने में। परीक्षा देने जाए तो उसमें भी सहयोग के कभी कभी परिवार के लोग जाते हैं। ये कितने भी दिल्ली वाले आए, अब ये पास होने वाले नहीं है। जनता ने मन बना लिया है, इनका सुपड़ा साफ होगा। पत्रकार साथियों को भी नहीं था, लेकिन ये पत्रकार साथी सब अपने साथ आ गए। आप कोई खिलाफ नहीं है, कोई खिलाफ नहीं है, सब चल रहा है आजकल तो, सब साथ हैं अपने। और न केवल हम लोग हटाना चाहते हैं, इसलिए इस मौके पर मैं एक एक कार्यकर्ता को बधाई देना चाहता हूं, एक एक नेता का धन्यवाद देना चाहता हूं। यहां बहुत सारे लोग हैं जो कई दिनों से मैं देख रहा हूं, और मैं जानता हूं कि बहुत संख्या में लोग हैं, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि ये वो लोग हैं जो जब जाएंगे अपने गांव और अपने मोहल्ले में तो साइकिल को नहीं भूलेंगे और साइकिल की रफ्तार को बढ़ाने का काम करेंगे। तो जिस दिन तारीखों का ऐलान हुआ था, एक बात आपके जहन में होगी या ना हो तो जनता टीवी आपको याद दिला देता है, कोविड गाइडलाइंस का उल्लेख किया गया था। सपा कार्यालय में भी ऐसा हुआ। स्वामी प्रसाद मौर्य समेत बाकी जो बागी थे उन्होंने पार्टी ज्वाइन करने की है, और उस दौरान कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां भी उड़ाई गई। कार्यक्रम में सैकड़ों लोग शामिल हुए, जबकि चुनाव आयोग ने साफ कहा है कि 15 जनवरी तक रैलियों पर रोक लगी रहेगी। इस बारे में लखनऊ के जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने कहा कि यह कार्यक्रम बिना अनुमति के हुआ है। सूचना मिलने पर मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस टीम को सपा कार्यालय भेजा गया। रिपोर्ट के आधार पर जरूरी कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे मामले को चुनाव आयोग ने भी संज्ञान में लिया है। बड़ी दूर तक आपको जहां नजर मिलेगी वहां तक दिख जाएंगे। दरअसल समाजवादी पार्टी तो तस्वीरें बता रही हैं साफ तौर पर, लोगों का हुजूम, कार्यकर्ताओं का हुजूम अपेक्षा से बहुत ज्यादा अधिक था, लेकिन ये अपेक्षा से अधिक हुजूम सिरदर्दी बन सकता है अखिलेश यादव के लिए। तौकीर किदवई हमारे साथ में लाइव जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो से। तौकीर, खुशी भी थी और सिरदर्द भी मोल ले लिया है। जी बिल्कुल, आज सुबह से ही समाजवादी कार्यालय के बाहर लाखों लोग, हजारों लोग नजर आ रहे थे। काफी बड़ा हुजूम था क्योंकि उनके बड़े नेता समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे थे, जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य के अलावा उनके साथ 4 और विधायक शामिल थे। इसके साथ ही जब स्वामी प्रसाद मौर्य पार्टी की तरफ आए अपने घर से निकलकर, तो एक लंबा काफिला उनके साथ था और पार्टी कार्यालय के अंदर भी काफी भीड़ नजर आ रही थी। और खास बात है कि इसकी तस्वीरें जब चैनलों पे देखी गई, टीवी पे देखी गई, उसके बाद चुनाव आयोग ने उसका संज्ञान लिया और लखनऊ के जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं डीएम लखनऊ अभिषेक प्रकाश, उन्होंने भी इसका संज्ञान लिया और साफ तौर पर कहा है कि उन्होंने पुलिस को भेजकर इसकी पूरी वीडियोग्राफी कराई है। और अंदर भी उनके लोग शामिल थे, पार्टी कार्यालय में उनके लोग बैठे थे, एलआईयू के लोग बैठे थे, उसके बाद उसकी वीडियोग्राफी कराई गई है। उसके साथ ही वो पुलिस की कार्रवाई भी उन पर करेंगे। तो फिलहाल ये पूरा नजारा आज देखने को मिला है। इसके साथ ही कुछ नई जानकारी आपको दे दें कि अखिलेश यादव के साथ जो गठबंधन में शामिल हो चुके हैं शिवपाल यादव, वो अभी मुलायम सिंह यादव के घर पहुंचे हैं और कुछ देर बाद ही एक नई सूची पश्चिम विधानसभा की जो दूसरी सूची होगी वो जल्दी जारी हो सकती है, क्योंकि जो पहले चरण का चुनाव है 10 फरवरी को होना है, उसको लेकर अभी आधी सूची जारी हुई है और माना जा रहा है बाकी के जो बचे हुए प्रत्याशी हैं वो भी आज, उनकी सूची भी आज जारी कर दी जाएगी। बिल्कुल, 11 जिले, 58 सीटें, 29 का ऐलान हुआ है। बाकी जो बाकी सूची है वो अभी भी बाकी है। तो क्या ऐसे में तौकीर ये माना जाए कि शिवपाल के साथ गठबंधन के तमाम जो लोग हैं उनको भी जगह मिल सकती है, तरजीह मिल सकती है सूची में?
जी बिल्कुल, देखिए राष्ट्रीय लोकदल के बारे में जिस तरह से कहा गया था कि उनको सीटें ज्यादा दी गई, लेकिन एक ताजा एक रिपोर्ट बताती है कि राष्ट्रीय लोकदल को लेकर लोगों में एक थोड़ा सा खास रुझान नजर आ रहा है। माना जा रहा है इसका फायदा समाजवादी पार्टी को मिल भी सकता है। और इसके अलावा जो सहयोगी दल है उसमें शिवपाल यादव बड़ा नाम है, और शिवपाल यादव ही लगातार जो ऐसे कई बड़े नेता हैं, ऐसे बड़े दल हैं, उनके संपर्क में है। और माना जा रहा है कि अभी जो भारतीय जनता पार्टी में और टूटन होगी उसकी मुख्य वजह शिवपाल यादव भी हो सकते हैं, क्योंकि उनके संपर्क में कई ऐसे नेता हैं जिनको जल्द से जल्द समाजवादी खेमे में लाने की कोशिश में जुटे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया तौकीर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जनता टीवी आप तक पहुंचा रहा है कि शिवपाल यादव मुलायम सिंह यादव के घर पर इस समय मौजूद हैं। अगली सूची जारी होने वाली है। हो सकता है कि शिवपाल खेमे के तमाम लोगों को उसमें तरजीह दी जाए, लेकिन सबसे बड़ी बात, क्या बीजेपी में अभी और टूटन हो सकती है और उसकी मुख्य वजह केंद्र कौन है? शिवपाल यादव। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों को देखते हुए समाजवादी पार्टी के साथ एक और अहम आ गया है। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके बीजेपी को हराएंगे। आजाद अखिलेश यादव से मिलने सपा के दफ्तर भी पहुंचे थे। माना यह भी जा रहा है कि सपा के साथ गठबंधन के बाद चंद्रशेखर खुद भी चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। सपा ने यूपी चुनावों के लिए अब तक सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, जनवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, अपना दल, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, महान दल, टीएमसी से गठबंधन किया है और अब यह फेहरिस्त और ज्यादा बढ़ सकती है। यूपी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर राजनीतिक पार्टियां जीत के लिए हिट फॉर्मूले की तलाश में जुटी हुई हैं, तो वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती सधी हुई चाल चलते हुए इस बार अधिकतर विधानसभा सीटों पर नए चेहरों को तरजीह दे रही हैं। ये दांव उन्हीं चेहरों पर लगाया जा रहा है जिनकी स्वयं की स्थिति अपने क्षेत्र में बेहतर है और उनके पास कुछ वोट बैंक बना हुआ है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने विधानसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों के चयन का काम लगभग पूरा कर लिया है। बसपा की पहली सूची 15 जनवरी से आने की संभावना जताई जा रही है। पहले चरण में होने वाले चुनावों के लिए सबसे पहले उम्मीदवारों की घोषणा की जाएगी। वैसे अधिकतर सीटों पर विधानसभा प्रभारी घोषित किए जा चुके हैं। यह भी माना जा रहा है कि यही प्रभारी आगे चलकर बसपा उम्मीदवार हो सकते हैं। सूत्रों का यह भी कहना है कि मायावती अलग अलग मंडल के मुख्य सेक्टर और जिला सेक्टर प्रभारियों से मुलाकात कर रही हैं। उनकी रिपोर्ट के आधार पर ही उम्मीदवारों का चयन किया जा रहा है। मकर संक्रांति के पुण्य पर्व यानी कि 14 जनवरी से विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए प्रत्याशियों के नामांकन की प्रक्रिया भी आज से शुरू हो गई है। इसके साथ ही यूपी के इस महासमर का मैदान सजता नजर आ रहा है। बड़े राजनीतिक दलों में कांग्रेस ने सबसे पहले अपने पत्ते खोले। 125 प्रत्याशियों की सूची जारी की, जिनमें से 50 महिलाओं को तरजीह दी गई। सपा रालोद गठबंधन के 29 तो बसपा के 2 उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं। आम आदमी पार्टी के 215 प्रत्याशियों की सूची सबसे पहले जारी हुई थी और उम्मीद के मुताबिक सबसे आखिर में भाजपा आज या फिर कल अपनी पहली सूची जारी कर सकती है। अनूप हमारे साथ ग्राउंड जीरो से लाइव जुड़ चुके हैं। अनूप, जिस तरीके से सूचियों में प्रत्याशियों की चयन की प्रक्रिया नजर आती है वो साफ तौर पर बता रही है कि हर दल को जिताऊ कैंडिडेट की तलाश है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हर दल को जिताऊ कैंडिडेट मिल कैसे सकता है। बसपा की जिस तरीके की कैडर बेस्ड रणनीति हमेशा से रही है, उसको देखते हुए क्या लगता है इस बार उन्होंने अपने फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज किया है? देखिए, बसपा की कल प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मायावती कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। साथ ही साथ जिस तरीके से लगातार बीएसपी की तैयारी रही है कि उनके दलित समाज से लोग हो और लोकप्रिय हो, जिताऊ हो, ऐसे कैंडिडेटों की तलाश शुरुआत से थी। हालांकि मायावती इस बार भी जिस तरीके से चुनाव प्रचार करना चाहिए, लेकिन उस तरीके से चुनाव प्रचार नहीं दिखा है। सतीश चंद्र मिश्रा जो ब्राह्मण समाज को लेकर या फिर अन्य दलों के साथ जो उत्तर प्रदेश का दौरा किया है, मायावती एक कहा जाता है कि शांतिप्रिय और अनुशासित पार्टी है। तो ऐसे में कहीं न कहीं जो लगातार जो संपर्क में, चाहे सेक्टर प्रभारी की बात करें या कोऑर्डिनेटर की बात करें, लगातार उनसे संवाद किया है। उसी आधार पर उनकी प्राथमिकता कैसी है और साथ ही साथ जिस तरीके से लोकप्रियता के अनुसार उनको सीट दी जाएगी। दूसरी पार्टी लगातार जिस तरीके से सीटों को लेकर के या फिर जिस तरीके से आप कह रही थी, हर पार्टी को जिताऊ प्रत्याशी की तलाश है। हर पार्टी अपने जिताऊ प्रत्याशी की तलाश कर रही है और वहीं जो बीजेपी की बात माने, बीजेपी अपने सभी पार्टियों के टिकटों के बाद अपनी फाइनल
सूची ला रही। जाहिर सी बात ऐसे में बीजेपी ये हर सीट पर देखना चाहती है कि जाति समीकरण क्या है, या फिर एक जाति से और कई कैंडिडेट होते तो अपना प्रत्याशी वो बदल सकते हैं। ये तमाम जो चीजें, क्योंकि एक जात से अगर किसी भी जात बाहुल अगर क्षेत्र में सीट है, स्थानीय वहां के क्या आंकड़े हैं, राजनीतिक वहां से क्या है, ये सब तमाम चीजों को देखते हुए अपने प्रत्याशी उतारेगी। यानी आज अभी भी भाजपा में एक बैठक चल रही है मीडिया जो संस्थानों के साथ, जो मीडिया के प्रवक्ता है या मीडिया से जो ताल्लुक रखते हैं या फिर पैनलिस्ट के साथ में, कि इस तरह राजनीतिक हलचल उत्तर प्रदेश में मची है। ऐसे में क्या किस तरीके से बयान देना है या किस तरीके से बयान नहीं देना है, इस वक्त धर्मेंद्र जो प्रधान है वो बैठक ले रहे हैं, तमाम और नेता वहां पर मौजूद हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है राजनीतिक अनूप, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी, बीजेपी की जिस तरीके से हमेशा से फॉर्मूला रहता है, बीजेपी जो रिसर्च वर्क करवाती है उसमें 2 से 3 एक क्षेत्र से फाइनलिस्ट होते हैं, उनमें फिर जातीय गणित को देखते हुए हर जो सूची जारी होती है उसको देखते हुए फिर बाद में प्रत्याशी को फाइनल किया जाता है। क्या इस बार भी वैसा ही फॉर्मूला अपना रही है बीजेपी, या फिर रणनीति में कुछ चेंज है? जिस तरीके से अमित शाह पहले कहने वाले थे कि टिकट 150 लोगों का कट रहा है, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि सिटिंग जो एमएलएज हैं उनके टिकट नहीं काटेंगे, तो क्या टिकटों को बांटने में भी रणनीति में चेंज हो सकता है? देखिए पूजा, दिल्ली में जो कोर ग्रुप की बैठक हुई थी, करीब 172 नाम फाइनल हुए थे। यानी पश्चिम क्षेत्र में जो 126 सीटें हैं उनको लेकर के, और खासकर जो कुछ वीआईपी सीटें हैं, जैसे मुख्यमंत्री की बात करें, दोनों डिप्टी सीएम की बात करें, इन सब चीजों के लेकर टिकट फाइनल हो चुका है। बीजेपी अब उन प्रत्याशियों को जो टिकट देने की बात कही थी, जो लोकप्रिय हो और क्षेत्रीय उनकी लोकप्रियता हो, क्योंकि बीजेपी ने एक सर्वे भी करवाया था कि उसके किस क्षेत्र में कितनी किस प्रत्याशी की कितनी वहां पर लोकप्रियता है। दूसरा बात और कहेंगे पूजा, तो बीजेपी ये सोचती है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव है, मोदी और योगी के चेहरे पर लड़ा जा रहा है। ऐसे में उस जिताऊ प्रत्याशी की तलाश होगी जो कि उसका खुद की कुछ अहमियत क्षेत्र में हो, खुद उसका वर्चस्व हो। ऐसे में जब मोदी और योगी का सपोर्ट मिलेगा तो कहीं ना कहीं वहां की सीट निकलेगी। इस सब चीजों को लेकर के बीजेपी मंथन कर रही है, और यही वजह है कि केंद्रीय नेतृत्व तक ठीक है, बहुत शुक्रिया अनूप हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक देव भूमिका करेंगे। राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हल्द्वानी पहुंचे थे, जहां उन्होंने हल्द्वानी में डॉक्टरों के साथ कोविड-19 सुशीला तिवारी अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और सीएमओ से भी बात करी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि देश में ओमिक्रॉन की लहर तेजी के साथ आगे बढ़ रही है, जिसको देखते हुए पूरे राज्य में एहतियात बरतने के निर्देश भी दिए हैं। सभी कोविड-19 को लेकर सभी अस्पतालों में सारी सुविधाओं से चुस्त दुरुस्त कर दिया गया है और स्वास्थ्य विभाग की टीम 24 घंटे अलर्ट मोड पर रखी गई है। ओमिक्रॉन का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है, उसको लेकर कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी पूरे देश के सभी मुख्यमंत्रियों से बात करी है, और हम लोगों ने पहले से ही, चूँकि 7 तारीख से ही जान माल की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने 15-16 तारीख तक जो है सभी प्रकार की रैलियां, सभी प्रकार के धार्मिक आयोजन, सभी प्रकार के जुलूस, उन सभी को प्रतिबंधित किया था। और 8 तारीख से आचार संहिता लग गई है और लोकतंत्र का पर्व भी चल रहा है। और इस समय में कोरोना जो ओमिक्रॉन है उसकी संख्या भी लगातार बढ़ रही है, इसलिए सभी प्रकार की व्यवस्थाएं दुरुस्त हों। क्योंकि हल्द्वानी हमारा एक बड़ा केंद्र है, मेडिकल कॉलेज, यहाँ से पूरे कुमाऊं क्षेत्र के और आसपास के क्षेत्रों को लोगों को चूँकि यहीं पर आना पड़ता है, इसलिए आज मैंने यहाँ की व्यवस्थाओं का मैं जायजा ले रहा हूँ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए हल्द्वानी पहुंचे थे। इस दौरान उपनल की महिला कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर सीएम के आगे गिड़गिड़ाती भी रही। महिला उपनल कर्मचारी नियमितीकरण और हड़ताल के दौरान वेतन देने की मांग भी कर रही थीं। सीएम के समक्ष उपनल कर्मचारियों ने भारी नाराजगी जताई, लेकिन सीएम बिना कोई संतुष्ट जवाब दिए वहां से बैरंग लौट गए। आपको बता दें कि उपनल कर्मचारियों में सरकार और मुख्यमंत्री के प्रति भारी नाराजगी है। इन्होंने धोखा दिया, इन्होंने ये करूंगा जी, वहां पे आगे हड़ताल में आगे तोड़ के गए थे हमारे यहाँ।
कोरोना के बढ़ते मामलों का प्रभाव एक बार फिर से पर्व त्योहारों पर पड़ने लगा है। आज मकर संक्रांति के मौके पर इसका साफ असर नजर आया। हरिद्वार जिला प्रशासन ने बढ़ते कोरोना के संक्रमण को देखते हुए मकर संक्रांति पर श्रद्धालुओं के स्नान करने पर प्रतिबंध लगा रखा था, तो वहीं हर की पौड़ी पर श्रद्धालुओं का प्रवेश पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहा। यहां बैरिकेड करके श्रद्धालुओं के आने पर रोक लगा दी गई है। इसकी वजह से श्रद्धालु अब गंगा में स्नान नहीं कर पा रहे हैं। इससे पहले सुबह गंगा आरती में भी सिर्फ कुछ ही लोग मौजूद रहे हैं। जहां एक और कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए हरिद्वार प्रशासन ने मकर संक्रांति के स्नान पर रोक लगाई है। तो आप साफ तौर पर ये जो मेरे पीछे नजारा देख रहे हैं, ये हर की पौड़ी ब्रह्म कुंड का ये नजारा है, जहां पर जो पूरे तमाम जो घाट है वो सूने पड़े हुए हैं। साफ तौर पर यहाँ पर जो है उत्तराखंड पुलिस के जो जवान यहाँ पर तैनात किए गए ताकि कोई भी श्रद्धालु हर की पौड़ी क्षेत्र में जो है प्रवेश ना कर पाए, चूंकि हर की पौड़ी को जो तमाम चारों ओर से जो है सील किया गया है। और इसी को देखते हुए साफ तस्वीर आपको हम दिखाने जा रहे हैं। ये वो तस्वीर है जो हर की पौड़ी से चंद कदमों की दूरी पर ये वो घाट है जहां पर प्रशासन के द्वारा रोक तो लगा गई है, लेकिन जो श्रद्धालु वो फिलहाल अन्य जो आसपास के घाट है हर की पौड़ी क्षेत्र के, वहां पर जो है श्रद्धालु मां गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है और तस्वीर साफ तौर पर डराने वाली है, क्या यहाँ पर जो कोरोना है वो नहीं फैलेगा? क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर जो हरिद्वार प्रशासन के द्वारा पोस्टर भी चस्पा किया गया है, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, लेकिन यहाँ पर वो तस्वीर नजर नहीं आ रही। हालांकि प्रशासन के द्वारा जो है लोगों को अनाउंसमेंट कर जो है प्रसार किया जा रहा है कि आप जो है 2 गज की दूरी बना रखें ताकि कोरोना को फैलने से रोका जाए। हालांकि अब इस पर प्रशासन श्रद्धालुओं पर क्या कुछ कार्रवाई करता है या यहाँ से इस घाट को प्रशासन की टीम खाली करवाती है, ये तो अब आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा पर्सन के साथ मैं विकास करे, जनता टीवी, हरिद्वार।